अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामल नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम किस तरह कहाँ कहाँ पर एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने स्टडी किया कि फूड इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में, पेपर इंडस्ट्री में हम एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनमें एंजाइम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में। जैसे कि हमने पढ़ा कि मिल्क एक ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर मौजूद होता है लैक्टेज एंजाइम, जो कि लैक्टेज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और चीज़ या योगर्ट बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने ये देखा कि पपाया में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है पपाइन और ये मीट को गलाने में हेल्प करता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि टोमेटो में भी एक एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस और ये एक एंटी एजिंग एंजाइम है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और ये खुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। जितनी क्वांटिटी हम एंजाइम की किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंट्रोड्यूस कराते हैं उतनी ही क्वांटिटी में ये एंजाइम हमें वापस भी मिल जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें अगर हम टेम्परेचर की बात करें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें या किसी भी केमिकल रिएक्शन की पीएच की बात करें, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या फिर हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से कोई भी एंजाइम इवन डीनेचर भी हो सकता है और अपनी केमिकल एक्टिविटी को खो भी सकता है। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद जो एंजाइम है वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ सकता है इन फैक्टर्स के ऊपर नीचे होने की वजह से। वो फैक्टर्स जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स का। यानी लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहा है, अगर हम इसकी क्वांटिटी को चेंज करें तो ऐसे फैक्टर को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर का। यानी आसान वर्ड्स में मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी क्वांटिटी के ऊपर नीचे होने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, तो ऐसे फैक्टर को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर का। आज जो हम फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करता है या कम करता है या फिर टोटली किसी भी एंजाइम को डीनेचर भी कर सकता है, वो है टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हर टेम्परेचर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होने से एंजाइम की एक्टिविटी का रेट डबल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएं और एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बजाय इसके कि रिएक्शन रेट बढ़े, वो या तो कम हो जाए या फिर रिएक्शन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम पर भी टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देता है। और हम ये भी देखेंगे कि रीज़न आखिर क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ही
ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। हम देखते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच, या फिर हम यूँ कह सकते हैं एवरी एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। यानी ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, उसको हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मतलब कुछ एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा गया तो ये एंजाइम्स हो जाएंगे डी नेचर। डी नेचर का क्या मतलब है? डी नेचर का मतलब ये है कि एंजाइम्स लूज इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग। यानी हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी एंजाइम को एक टेम्परेचर यानी एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दें तो एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डी फॉर्म हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक लिमिटेड टेम्परेचर तक तो एंजाइम का स्ट्रक्चर सही रहता है, मगर अगर हम उस टेम्परेचर से ऊपर उस एंजाइम को हीट कर दें तो वो डिफॉर्मेशन शो करता है। यानी अब उसकी पुराने वाली शेप जो है वो नहीं रहती, बल्कि वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और अब वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि एंजाइम जब कम टेम्परेचर पे होता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत ही कम होती है या ज़ीरो होती है। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज़ के साथ रिएक्शन रेट हो जाता है डबल, और फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये वो पॉइंट है या ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अब टेम्परेचर हम बढ़ाए जा रहे हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। अब जैसे ही ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को खोना शुरू कर देगा, और क्या होगा कि एटम्स आपस में वाइब्रेट करने लगेंगे और वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डीफॉर्म हो जाएगी। यानी एंजाइम की शेप अब लूज़ हो गई है और डिफॉर्म हो गई है। अब मज़ीद ये अपने साथ सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, और हमें पता है कि जब भी हम प्रोटीन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है या एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि इंतहाई सेंसिटिव है। इसी तरह हम देखते हैं कि क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन से बना होता है और ये लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में कॉइल करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो फिर जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करते हैं किसी भी एंजाइम को रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए, तो बजाय इसके कि वो रिएक्शन रेट बढ़ जाए, वो रिएक्शन रेट वहीं पे स्टॉप हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एंजाइम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रहा अब, इसलिए उसकी एक्टिव साइड जिस पर के सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो रहा था, अब उसकी एक्टिव साइड भी डीफॉर्म हो गई है और ये इस काबिल नहीं रही कि मज़ीद सबस्ट्रेट आकर इसके साथ बाइंड करे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। इस तरह हम ये कहते हैं कि ये एंजाइम डी नेचर हो गया है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वो एंजाइम्स जो कि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, तो फिर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब ये हुआ
कि एंजाइम्स का अपना अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मतलब डिफरेंट एंजाइम्स का सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं हो सकता। हर एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आकर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, और अगर हम इसको मज़ीद टेम्परेचर देंगे तो वो हो जाएगा डीनेचर। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हम बात करें प्लांट के एंजाइम्स की, तो ये एंजाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पपाया में मौजूद पपाइन की, जो कि एंजाइम है, तो ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये इंतहाई हाई टेम्परेचर है। अब कोई और एंजाइम पपाइन की जगह आकर नहीं ले सकता, क्योंकि पपाइन का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कैटालेस का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है, पेप्सिन का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस तरह हर एंजाइम का अपना अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये डीनेचरेशन यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो एंजाइम का है, ये आखिर डिस्ट्रक्ट क्यों होता है, या ये शेप जो एंजाइम की है ये डीफॉर्म क्यों होती है। हम देखते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त एंजाइम्स की एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होता है, और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में इजाफा होता है तो हम ये देखते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी में भी इजाफा होगा। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम किसी भी एंजाइम को टेम्परेचर देंगे तो उस एंजाइम के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आपस में वो एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे और कोलाइड करने लगेंगे, और इन एटम्स की कोलिजन और वाइब्रेशन की वजह से वो शेप जो कि पहले एंजाइम की थी अब वो डीफॉर्म हो जाएगी, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। और इसलिए जो डिप्रेशन या जो रीजन कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, यानी एक्टिव साइट जो थी, अब उसकी भी शेप वैसी नहीं रही जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करा रही थी और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा रही थी। इसलिए एक्टिव साइट की शेप ख़राब होने की वजह से अब मज़ीद कोई भी सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता और मज़ीद प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते। इसलिए हम ये देखते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो एंजाइम टोटली डीनेचर हो जाएगा और रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ग्राफ है जिसके अंदर आप लोग एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर देख रहे हैं और वाई एक्सिस पर आप रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, और वो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। यानी आपके पास वाई एक्सिस पर उस रिएक्शन का रेट बताया जा रहा है जिसमें हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक स्लोप नज़र आ रही है और वो आपको क्या शो कर रही है कि जब टेम्परेचर कम था तो रिएक्शन की यानी ज़ीरो टेम्परेचर पर जो रिएक्शन का रेट था वो ज़ीरो था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन भी बढ़ता गया, और हम देख रहे हैं कि ये स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि टेम्परेचर उस लिमिट पर आ गया जहाँ पर एंजाइम ने अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो की, और वहाँ पर आपको स्लोप सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं ये वो टेम्परेचर था जिसको हमने नाम दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर का, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम ये देखते हैं कि ये स्लोप नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्लोप नीचे की तरफ भी आ रही है, और एक वक्त ऐसा आया कि ये स्लोप बिल्कुल सीधी हो जाएगी, यानी अब मज़ीद रिएक्शन नहीं आगे चल सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अब एंजाइम डीनेचर हो गए और मज़ीद सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कराने के काबिल नहीं रहा और मज़ीद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि
डीनेचरेशन क्या होती है? डीनेचरेशन का मतलब है किसी भी केमिकल कंपाउंड की अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो डीफॉर्म हो जाती है, या फिर हम यूँ कहें कि किसी भी केमिकल कंपाउंड, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एंजाइम की, अगर हम किसी भी एंजाइम को उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करते हैं और उसकी शेप डीफॉर्म हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एंजाइम डीनेचर हो गया है। इसके अलावा यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का आप लोगों को पता है कि वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसको हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर अपना अलग होता है, यानी कुछ एंजाइम्स तो ऐसे हैं जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, और कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि इससे भी हाई टेम्परेचर पर यानी 60 से 65 या 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अपनी एक्टिविटी या मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, तो ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये टॉपिक लॉन्ग वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रेट, यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन जिनमें के एंजाइम यूज़ हो रहा है उस पर टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है, या आपसे इन वर्ड्स में भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जब टेम्परेचर लो होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी लो होती है, रिएक्शन रेट कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रिएक्शन रेट ज़्यादा होता जाता है, मगर एक लिमिट तक। और उस लिमिट को जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा उसको हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम अभी भी मज़ीद टेम्परेचर हाई करते जाएंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद भी, तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम है प्रोटीन इन नेचर, और प्रोटीन जब भी हम किसी भी प्रोटीन को हीट करते हैं तो वो अपना स्ट्रक्चर खो देती है। जैसे कि हमने देखा कि एंजाइम भी डीनेचर हो जाता है और अपनी जो शेप है वो खो देता है, और अपनी एक्टिव साइट की जो शेप है वो भी उसकी नहीं रहती बाकी, जिसकी वजह से मज़ीद सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लेना है, प्रिपेयर करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह पीएच और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ा कि टेम्परेचर किस तरह रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर लो होता है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी लो होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है या एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और वहाँ पर केमिकल रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है। तो इस टेम्परेचर को हमने नाम दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर का। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मतलब ये अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को खो देगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया डीनेचरेशन का। और डीनेचरेशन के बाद मज़ीद सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और अब ये रिएक्शन रेट आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।